हे एवरीवन, कैसे हो आप। हम आपके लिए लेके आ गए फ्लेम एम्बर का एपिसोड नंबर 122। पिछला एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। सो अगर आपने अभी तक उसे देखा नहीं है तो पहले उसे देख लो, जिससे ये स्टोरी आपको और भी अच्छे से समझ में आए। चलो आज हम लाइक टारगेट पहले ही दे देते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 6000 लाइक्स का। अगर ये शाम तक कंप्लीट हो जाता है तो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने को मिल जाएगा। अब चलो शुरू करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले पार्ट के शुरुआत में जियान और जियान के ग्रुप का एक भयानक बीस्ट से सामना होता है। ये होता है एक जाइगेंटिक आइस बीस्ट, जिसे आइस मार्क टियानु कहा जाता था। होली फ्लेम को डिवावर करने के लिए जियान को जिस आइस एट्रीब्यूट के बीस्ट के ब्लड एसेंस और डिमन कोर की जरूरत थी, ये बीस्ट उस कैटेगरी में आता था, जिस वजह से वो इसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके अटैक शुरू ही हो पाए थे तभी जंगल की गहराइयों में से पिच ब्लैक लाइट बीम अपने सिस्टर ऑरी को लेकर इन्हें अप्रोच करती है। वेल एग्जैक्टली इस लाइट बीम का टारगेट होता है वो बीस्ट। इस लाइट बीम की वजह से हवा में सा प्रेशर फैल चुका था कि जियान के ग्रुप को आना पड़ता है जमीन पे। कुछ ही देर के बाद उस आइस एट्रीब्यूट के डीमन बीस्ट को वो काले रंग की रोशनी दो हिस्सों में बांट देती है। जैसा कि हम अब तक की स्टोरी में देखते आए हैं कि किसी भी तरीके के मौके को जियान जाने बिल्कुल नहीं देता, और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होती है। वो म्यूइंग म्यूफंग ग्रीन फूड को लगाता है इस लाइट बीम को रोकने पे और वो चला जाता है डीमन कोर और बड़े सेंस के पीछे। लेकिन जब उसने उस आइस एट्रीब्यूट के बीच के डीमन कोर को हासिल करने की कोशिश कर रही थी तो एक सिनिस्टर एनर्जी उसके ऊपर हमला करती है। अच्छी बात है कि जियान के पास पहले सोल ईटर टेलिस्मैन था। फिर किस तरीके से सोल ईटर टेलिस्मैन इस सिनिस्टर ऑरा की वॉट लगाता है, आप उसे पिछले एपिसोड को देख के अच्छे से जान सकते हो। एंड में जाके जियान ने सोल ईटर टेलिस्मैन का यूज करके उस ब्लैक लाइट बीम को भी एब्सॉर्ब कर लिया था और ये ग्रुप निकल जाता है जंगल की गहराइयों में। हमें मालूम पड़ता है कि यह डेजर्ट माउंटेन रेंज के फर्स्ट लेवल पे और इसके टोटल 5 लेवल्स थे। अच्छी बात यह कि कोई चीज जियान, शाओई और म्यूइंग की फ्लेम को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। इस वजह से तीनों ही अपनी फ्लेम को रिलीज करके उस फ्लेम के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब चलो हम इस एपिसोड में आगे की स्टोरी को जानते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई देती है कुछ झाड़ियां जिनके बीच से स्विशिंग साउंड की आवाज के साथ 5 वेगा तेजी से आगे निकल जाते हैं। इनकी स्पीड काफी खतरनाक थी। ये और कोई नहीं बल्कि जियान का ग्रुप होता है। म्यूइंग कहती है माउंटेन रेंज सच में बहुत बड़ी है। वो दूर जो माउंटेन पीक्स दिख रहे होते हैं वो भी इनकी आंखों में ज्यादा बड़े नहीं हुए होते। साफ तौर पे वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। मीफंग भी डायरेक्शन को नोटिस करके बोलता है ये फ्लेम ये हमें उन माउंटेन्स की तरफ ले जा रही है। उस आइस मार्क टियानु बीस के डोमेन से बाहर आने के बाद ही मीफंग को इस जंगल के आकार के बारे में मालूम पड़ा था। ये हजारों किलोमीटर तक फैला होता है। अगर कोई यहाँ पे अपना एम्पायर खड़ा करना चाहे तो वो सच में एक बहुत बड़ा राज्य बनेगा। ये कुछ और समय तक आगे बढ़ते हैं तो अचानक से फ्लेम्स रुक जाती हैं। मीफंग कहता है अचानक से रुकी क्यों है। जियान कहता है शायद यही ट्रू माउंटेन रेंज है। शायद अब तक हमने जितना भी ट्रेवल किया है वो बस इसका बेस होगा। इनके सामने की पहाड़ों की श्रृंखला इतनी भयानक होती है कि लेफ्ट और राइट और ऊपर देखने के बाद भी ये इसके आकार के बारे में पता नहीं लगा पाते। स्पेशली इस माउंटेन रेंज की वो व्हाइट मिस्ट ये किसी भी तरीके परसेप्शन को रोकती थी। जियान कहता है मिस्ट ये द्विगी और सोल पावर दोनों को आइसोलेट करती है। अब क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जियान का परसेप्शन भी काम नहीं आने वाला था, ग्रुप के लिए परेशानियां और बढ़ गई होती हैं। तभी म्यूइंग जियान से कहती है जियान मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। जियान कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर चला जाए। इस ट्रू डेजर्ट माउंटेन रेंज के बेस पे पहुंचने के बाद ग्रुप को दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा बोल्डर। इस बड़े से पत्थर पे कई एंशिएंट चीजें लिखी होती हैं और इस पत्थर के पीछे 5 चौड़े चौड़े रास्ते होते हैं। इन रास्तों का अंत देखा नहीं जा सकता था। इंस्टिंक्टिवली म्यूइंग की फ्लेम ने उसे एक प्रोटेक्टिव बैरियर में ढक लिया होता है। वो कहती है जगह बिल्कुल अलग है। जियान उस बड़े से पत्थर पे लिखे इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए बोलता है 5 डेसोलेट रोड, जिसमें से हर एक का अपना अलग रास्ता है। शुरुआत में इन शब्दों में कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन जब जियान रिपीट करता है अचानक से उसे एक एहसास हुआ था और उसका चेहरा डार्क हो जाता है। जियान कहता है पीछे हटो। अफसोस की बात थी कि जियान को रियलाइज होने में काफी देरी हो गई थी। इससे पहले कोई रिएक्ट भी कर पाता उस बड़े से बोल्डर के अंदर से एक मिस्टीरियस एनर्जी बाहर आती है। इसने पांचों को एनवेलप कर लिया था। सभी के दिमाग में पहुंचती एक एंशिएंट सी आवाज कहती है सबके पास अपनी डेस्टिनी है। एट द सेम टाइम वो मिस्टीरियस एनर्जी इन्हें पांचों रास्तों की तरफ खींचने लगती है। म्यूफंग इस ऊर्जा का पूरा विरोध करने की कोशिश करता है। बस उसके लिए अफसोस की बात यह थी कि उसकी एनर्जी अब काम नहीं आ रही थी। म्यूफंग कहता है डैम इट ये क्या चीज है। एक एक करके म्यूफंग म्यूइंग ग्रीन फ्रूट और लिटिली को अलग अलग रास्तों पे खींच लिया जाता है। गायब होने से पहले यहाँ पे गूंजती है म्यूइंग की आवाज। वो चिल्ला के बोलती है जियान। क्योंकि रास्ता बचा था जियान का, जिसमें उसकी बॉडी को एक मिस्टीरियस फोर्स एनवेलप करके इस जगह से गायब कर देती है। इस सफेद रोशनी के गायब होने के बाद उस बोल्डर में से एक ऑमनस ब्लैक ऑरा रेडिएट होने लगा था। ये किसी डार्क शैडो सरपेंट की तरह इस बड़े से पत्थर से लिपट जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया था मैं जियान का। वो मन ही मन में कहता है मैंने सच में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो चाहे अभी तक कितना भी चौकन्ना बना
न रहा हो, हालात इस तरीके से बदल जाएंगे उसने कभी सोचा नहीं था। जब बोल्डर की दूसरी तरफ उसने 5 रास्ते देखे थे, उसे तभी समझ जाना चाहिए था कि चीजें इतनी आसान कैसे हो सकती हैं। इस वजह से जब तक जियान को रियलाइजेशन होती है, उस मिस्टीरियस फोर्स ने जियान को नई जगह पे ला दिया था। ये बिल्कुल अनफेमिलियर लोकेशन होती है। शश की आवाज के साथ वो व्हाइट मिस्ट जियान को जेंटली नीचे रख देती है। अब तक इस जर्नी में जियान की सारी सेंसेस को बंद कर दिया गया था, लेकिन वो इस समय अपनी परसेप्शन का फिर से यूज कर पाता है। लिटरली और बाकियों की परवाह छोड़ के जियान फोकस करता है अपनी सराउंडिंग्स पे, क्योंकि सभी 5 स्टार 2 एम्बर से ऊपर की स्ट्रेंथ को रखते हैं। अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है तो औरों के लिए भी ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा। वो तुरंत ही अपनी इमेंस सोल पावर का यूज करके अपनी चारों तरफ चीजों को मैप करने की कोशिश करता है। हाउएवर अगले मोमेंट में उसके चेहरे का एक्सप्रेशन जम गया था। वो अपने चारों तरफ एक ऐसी झील को पाता है जो सच में विशालकाय थी, और इसके बीच बीच में एक पवेलियन यानी कि घर जिसमें जियान का फिगर था। इस पवेलियन से एंशिएंट वाइब्स आ रही थी। अपनी सोल पावर को वापस लेते हुए जियान की भौं से उड़ गई होती है। वो कहता है यहाँ पे आइसोलेशन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मैं अपनी परसेप्शन को 10 मीटर से ज्यादा फैला नहीं पा रहा हूँ। इस पवेलियन को स्कैन करके जियान कहता है उससे अजीब बात यह है कि यहाँ से बाहर जाने का मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कुछ कदमों को पीछे लेके जियान अपनी पूरी एनर्जी को अपनी पैरों के ऊपर फोकस करता है। फिर बूम की आवाज के साथ उसने ऊपर की तरफ छलांग मार दी थी, लेकिन जस्ट उसी इंस्टेंट में उसके ऊपर एक ऐसी सप्रेसिव फोर्स अप्लाई होती है जो किसी भारी से पहाड़ की तरह जियान को दोबारा जमीन में प्रेस कर देती है। इस वजन की वजह से अपने आप को हवा में न संभाल पाने की वजह से जियान का शरीर पानी में गिरने लगा था। इंस्टिंक्टिवली उसके पैरों के अंगूठे छूते हैं पानी की सरफेस को, और वो 2-3 स्टेप्स में ही वापस से उस पवेलियन में आ जाता है। जैसे उसकी बॉडी इस पवेलियन में एंटर हुई थी, वो अपने कंधों से उस इंडिविजुअल प्रेशर को गायब पाता है। जियान कहते लगता है यहाँ पे उड़ना अलाउड नहीं है। ये कोई सिंपल सप्रेशन की पावर नहीं थी, ऐसा लगता है इसमें कोई और भी फोर्स कंबाइन हो रखी हो जो जियान की बाकी एबिलिटीज को भी रोक रही थी। कोई और विकल्प न बचने की वजह से जियान बुलाता है लोंगी को। वो कहते हैं सीनियर लोंगी। फाइनली हम लोंगी के फिगर को हैवी जोलर से बाहर मेटलाइज होते हुए देखते हैं। वो कहते हैं मुझे पता था कि तुम मुझे बुलाने वाले हो। लोंगी ने अभी एक इंसान का फॉर्म ले रखा था और उनका फिगर इतना ज्यादा इल्यूजरी नहीं लगता है। साफ तौर पे जियान की ऊर्जा के लगातार नरिशमेंट की वजह से वो पहले से पावरफुल हो चुके हैं। बाहर आते ही लोंगी सराउंडिंग्स को चेक करते हैं। वो कहते हैं यहाँ की रिस्ट्रिक्शंस नॉर्मल नहीं है, ये कितनी पावरफुल है मैं भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। ऑफ कोर्स जियान को तो उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। वो पूछता है कि आप जानते हो कि कौन सी जगह है। ये सुन के लोंगी का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो अपनी सिर को हिलाते हुए बोलते हैं ये कोई ऑर्डिनरी प्लेस नहीं है, तुम्हें एक्सट्रीमली केयरफुल रहना होगा। लोंगी अपनी उंगली के ऊपर एक ब्लड फिल्म को कंडेंस करके आगे बढ़ा देते हैं। ये झील के साफ पानी के ऊपर से जाती है, जैसे नीचे का सीन भी दिखाई देने लगता है। बस बात ऐसी थी, जो दिखाई दिया था उसने जियान को बिल्कुल अच्छा फील नहीं करवाया होता, क्योंकि वो पाता है कि वो उस झील के बॉटम को देख नहीं पा रहा है। खासकर उसका एक्सप्रेशन तब चेंज होते हैं जब वो पाता है कि इस जगह की रिस्ट्रिक्शन ड्यूकी को भी सप्रेस करती है। वो अपनी मेंटल पावर का भी यूज कर चुका था, और अब जब उसे मालूम पड़ता है कि ड्यूकी भी यहाँ पे यूजेबल नहीं है, इस जगह से बाहर जाने की डिफिकल्टी अब उसके लिए कई गुना बढ़ गई थी। वो कहता है ये कोई सेंस नहीं बना रहा, आखिर ये स्ट्रक्चर बिना किसी कारण के क्यों अपेयर होगा। अभी लोंगी चले गए होते हैं गहरी सोच में। वो कुछ समय के बाद होते हैं यहाँ किसी की इनहेरिटेंस मौजूद है। जियान कहता है इनहेरिटेंस। लोंगी बताते हैं कि पावरफुल एक्सपर्ट्स ने आखिरी समय में कुछ ऐसी जगह को चूज करते हैं जब वो शांति से अपने शरीर को छोड़ते हैं, तो साथ में वो छोड़ते हैं अपनी इनहेरिटेंस को, जिससे उन्हें एक सक्सेसर मिल जाए और उनकी सीखी हुई टेक्निक्स आगे बढ़ सके। अभी जियान के एक्सप्रेशन सोलम हो चुके थे। वो बोलते हैं आपका मतलब ये है कि किसी पावरफुल एक्सपर्ट का रेस्टिंग प्लेस है, और अगर ऐसी बात है तो वो कल्टिवेटेड डेफिनेटली एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा, क्योंकि जिस लेवल की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे मौजूद है उस एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ कम से कम दोशियान लेवल की होगी। जियान में चला गया होता है गहरी सोच में। इस जगह का ऑपरेसिव एटमॉस्फेयर और तीनों ही तरीके की एनर्जी को सप्रेस करने वाली रेस्ट्रिक्शंस, ये सभी एक सुप्रीम एक्सपर्ट की तरफ इशारा कर रही होती हैं। काफी देर तक और सोचने के बाद जब जियान को समझ में नहीं आता, वो नीचे पानी को देखते हुए बोलता है मैं तब भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ इस पवेलियन को बनाने का क्या मकसद हो सकता है। इस तरीके से झील का पानी बिल्कुल हिलडुल भी नहीं रहा था, ये बहुत ही अननेचुरल फील हो रहा था। जियान को ऐसा लग रहा था जैसे इसके नीचे कुछ मॉन्स्टर्स मौजूद हो। जियान पुरानी हिंट्स को याद करके बोलता है डेजर्ट माउंटेन रेंज में 5 लेयर्ड बैरन पाथ के बारे में बोला गया था, क्या आपको लगता है ये उनमें से एक है। ये सुन के लोंगी कॉन्फिडेंटली अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं सिर्फ एक लेयर नहीं बल्कि 5th लेयर है, जिसे तुम फाइनल भी कह सकते हो। तब भी अगर बात करिए ट्रू डेजर्ट माउंटेन रेंज की पीक की, तो इसका लेवल वहां तक पहुंचा नहीं है। लोंगी के शब्दों को सुन के जियान स्टार्टर्ड हो जाता है। वो कहता है 5th लेवल, क्योंकि अगर वो सही कह रहे हैं उसे जिन चैलेंजेस का सामना करना है वो शुरू हो चुके होंगे, और लोंगी भी उसे यही एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हें इस टेस्ट को पास करने में ध्यान देना है, क्योंकि इसके दूसरी तरफ में वो आंसर मिलेंगे जिनकी तुम तलाश
तलाश में हो। अभी लौंगी के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होती है। इस स्माइल को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे लौंगी को पहले ही पता हो इस मिस्टीरियस प्लेस के पीछे का राज क्या है। सीन जाता है जियान की तरफ। इस झील के शांत पानी के बारे में सोचते हुए वो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ गया होता है। वो किसी भी ट्रायल यानी कि टेस्ट को तब पास करेगा जब उसे उस टेस्ट के बारे में पता होगा। इस वजह से सबसे पहले नीड होती है अपनी सिचुएशन को जानने की। वो तुरंत अपने हाथ पे इकट्ठा करता है अपनी फ्लेम को। इसमें जियान ने पूरी ताकत झोंक दी होती है। वो जानता था कि पवेलियन के बाहर किस तरीके से सप्रेशन मौजूद है। वो कहता है कंडेंस। काफी तेजी से फ्लेम का क्लस्टर और भी कंडेंस होता जाता है। इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही थी। फिर उसके एक इशारे पे किसी तोप के गोले की तरह इस पवेलियन से बाहर शूट हो जाती है। लेकिन इसका पवेलियन से बाहर जाना ही हुआ था। बैंक की आवाज के साथ हम इसे लेग की सरफेस पे टकराते हुए देखते हैं। क्लियरली सप्रेसिव फोर्स ने इसे सप्रेस करना शुरू कर दिया था। तुरंत ही इसका मोमेंटम और इंटेंसिटी कम हो गई होती है। वो फ्लेम से डिम हो गई थी। अच्छी बात है कि जियान की कोई ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं होती। ये होती है 23 तरह की फ्लेम्स का यूनिक ब्लेंड, जिससे इसके पास उस सप्रेसिव फोर्स को झेलने की क्षमता होती है। जियान का फ्लेम का क्लस्टर पानी के अंदर नहीं जाता, बल्कि ये किसी वेव की तरह उस लेक की सरफेस पे फैलने लगा था। ये नजारा देखने में काफी शानदार होता है, क्योंकि जियान और उसकी फ्लेम के बीच में कनेक्शन था। ये फ्लेम उसकी परसेप्शन के लिए इस्तेमाल करी जा सकती थी। पानी की काफी बड़ी सतह पे फैलने के बाद भी जियान को कुछ भी अजीब सेंस नहीं होता। ये सीन कुछ और पलों तक चलते रहते हैं। तभी जियान की आंखें नैरो होती हैं। वो कहते हैं वेट, ये क्या चीज है। उसे एक बड़ी सी शेडो सेंस हो रही थी। इससे पहले जियान नोटिस कर पाता है एक अजीब सी सक्शन फोर्स उस पूरी फ्लेम पावर को निगल जाती है और इसका बैकलैश होता सीधा जियान को। वो आर्क की आवाज के साथ पीछे चला जाता है। कुछ समय के बाद खुद को काम करके जियान कहता है इस लेक के अंदर डेफिनेटली कुछ मौजूद है। लौंगी कहते हैं जियान तुम्हें क्या मिला। इसके जवाब में जियान बोलते हैं मुझे उसके बारे में क्लियरली पता नहीं चला है, लेकिन पानी के नीचे जो भी जीव मौजूद है वो उस आइस मार्क टियानियों से कई गुना पावरफुल है। तभी पानी की सरफेस दोनों के ध्यान को फिर से खींचती है। इसमें बड़ी बड़ी रिपल्स बनने लगी थी। ये देखिए जियान कहता है ये बाहर आ रहा है। वो अपने शरीर को एक फ्लेम के बैरियर से ढक लेता है। फिर पानी की कई क्रैशिंग सेशंस की साउंड के साथ झील का पानी आसमान की तरफ उठता है। इसमें से रिलीज हुआ था एक ओवरवेलमिंग किलिंग इंटेंट। एक बड़ा सा पानी का कॉलम अपने ओवरवेलिंग मोमेंटम के साथ जियान की तरफ आगे बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स जियान इसके लिए पहले ही तैयार था। हाथ में आती हैवी जॉन रूलर और फ्लेम डिवावरिंग सुनामी को अनलीश कर दिया गया था। बूम बूम की आवाज के साथ दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कोलाइड हो गई थी। बात बस ये थी कि कोई भी फोर्स एक दूसरे के ऊपर काबू नहीं कर पाती। फिर वाटर और फ्लेम्स एक दूसरे मर्ज होते हैं और झील की सतह ने वापस से अपने अंदर खींच लेती है। इस पूरे सीन को देख के जियान की भौं सिकुड़ गई होती है। वो कहता है ये लेक वाटर भी नॉर्मल नहीं है, इसके बारे में कुछ पिक्यूलियर है। अपनी अर्ली स्टेज 5 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ के साथ भी जियान इस वाटर की सर्फेस का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। वो कहता है पिछला वाला अटैक कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये किसी की कैलकुलेटेड मूव थी। जियान के दिमाग में इससे पहले और कोई सवाल आ पाते उसके कानों में एक एंशिएंट सी आवाज गूंजती है, जिससे उसका दिल बैठने लगता है। वो आवाज कहते ह्यूमन तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे पहुंचने वालों को अब तक मौत के अलावा और कुछ नहीं मिला है। जियान जो कि सिर्फ एक 5 स्टार दूधी नहीं है, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी मॉर्टल स्टेट के पीक पे पहुंच चुकी है। और जब उस जैसा एक्सपर्ट ऐसा रिएक्शन दिखाए तो साफ तौर पे दूसरी पार्टी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग होने वाली है। हालांकि शौक तो जियान बहुत फील कर रहा था, लेकिन वो तब भी अपने आप को कंट्रोल करता है। वो एक काम आवाज में कहते हैं सीनियर मैं यहाँ पे आके आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, मेरा इस जगह पे पहुंचना गलती से हुआ है। वो आवाज फिर से बोलती है बस इस बार इसमें डिस्टेंस नहीं मौजूद था। वो कहती है हम क्या मुझे पता नहीं है कि तुम इंसान यहाँ पे क्यों आ रहे हो। हर बार तुम सभी का निशाना मेरे मास्टर के ट्रेजर्स पे होता है और इस गुस्ताखी की बस एक सजा है मौत। जियान फिर से एक्सप्लेन करता है सीनियर मैं यहाँ पे माउंटेन में मौजूद उस गाइडिंग स्टोन की वजह से ही पहुंच पाया हूँ। वो आवाज कहती है गाइडिंग स्टोन रिडिकुलस। इस डेजर्ट माउंटेन रेंज की रिस्ट्रिक्शंस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो 6 स्टार दूधी या उसे स्ट्रॉन्ग पावर हाउसेस को इस जगह पे एंटर करने से रेस्ट्रिक्ट करती है। और तुम जो कि एक 5 स्टार दूधी हो वो कह रहे हो तुम्हारा यहाँ पे गलती से आना हुआ। क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा होगा। यहाँ तक बोलते बोलते आवाज और भी कोल्ड हो गई थी। वो कहते ह्यूमन तुम्हारे झूठ तुम्हारी जान नहीं बचाने वाले, मरने को तैयार हो जाओ। अचानक से इस जगह का टेम्परेचर गिर जाता है। ऐसा लगता है जियान के ऊपर डेवास्टेशन से भरा अटैक लॉन्च होने वाला है। वातावरण और भी भारी हो रहा था और जियान के माथे पसीना आना शुरू हो गया था। तभी एक और थोड़ी सी यंग आवाज इस भारी सी आवाज को काटती हुई बोलती नहीं हम इसे इतनी जल्दी कैसे मार सकते हैं। वैसे भी एक इंसान को यहाँ पे पहुंचे काफी लंबा समय हो गया है, इतनी जल्दी खत्म करना ये बहुत बोरिंग होगा। वो ओल्ड वॉइस यंग वॉइस को डांटती हुई बोलती है साइलेंस। अब इस आवाज में इरिटेशन भी मालूम पड़ने लगता है। वो आवाज जियान से कहती है लड़के तो जल्दी से चुनना होगा, या तो अपनी जान खुद लेने वाला है या मुझे एक्शन लेना होगा। लगता है बोलने वाला ये समझ रहा होगा कि उसके धमकी से भरे शब्दों को सुन के जियान एकदम थर-थर कांपेगा, लेकिन बात ऐसी नहीं
होती। जवाब आता है जियान का काम आवाज में। वो कहता है अगर मैं रिफ्यूज करना चाहूँ। वो एंशिएंट आवाज फिर से बोलती चौसे, मतलब लड़के क्या तुम मरना चाहता है। जियान कहता है अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास वो रास्ता है जिससे तुम दोनों आजाद हो जाओगे तो क्या तब भी तुम मेरी जान लेना चाहोगे। ऑफ कोर्स मैं ऐसा फ्री में नहीं करूंगा, बदले में तुम मुझे वो सब बताओगे जो मुझे इस डोमेन के बारे में जानना जरूरी है, और फिर तुम मुझे अपने मास्टर के डोमेन में ले जाओगे। ये कह के जियान कम एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथों को पीछे करके खड़ा हो गया होता है। काफी समय तक कोई जवाब नहीं आता, लेकिन उसके चेहरे से स्माइल गई नहीं होती। पानी में कुछ ऑमलेस सी रिपल्स बनने लगती हैं, और इन गोल गोल रिपल्स को देख के जियान के चेहरे की स्माइल और भी व्हाइट हो जाती है। व्हाइट का मतलब है कि स्माइल और भी फैल जाती है, जिसका उसे इंतजार था रिस्पॉन्ड से मिल ही जाता है। पानी की सतह बनता है एक वोर्टेक्स, और उसमें से एक स्टार्टर्ड आवाज बाहर आई थी। आवाज कहती तुमने क्या बोला। जियान कहता एग्जैक्टली जो तुमने सुना। हालांकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन जियान की इंस्टिंक्ट्स कह रही थी कि जो भी क्रीचर इस लेक के अंदर मौजूद है वो यहाँ बिलोंग नहीं करता। इस वजह से अब तक जियान अपने सस्पिशंस को क्लियर कर रहा था, और जब वो आवाज वही रिस्पॉन्ड करती है जो जियान चाहता था, बात एकदम पक्की हो जाती है। अभी लोंगी वापस लौट चुके थे अपनी रूलर में। ड्रैगन क्लैन के प्राउड मेंबर होने की वजह से वो इस कन्वर्सेशन में जियान के साइड कैरेक्टर का रोल नहीं निभाना चाहते थे। इस वजह से वो जियान को ही सब हैंडल करने देते हैं। और तो रिट्रीट से पहले गोल्डन ड्रैगन ने लोंगी से बोला था कि जब तक जियान को उनकी एकदम एब्सोल्यूट जरूरत नहीं पड़ती तब तक उन्हें इंटरवीन नहीं करना है। आफ्टर ऑल सोनिक और भी अच्छा बनने के लिए उसे पकना जरूरी होता है। वोर्टेक्स में से फिर से आवाज बाहर आती है। वो आवाज कहती है लड़की क्या तू सच में पता है कि तू क्या कह रहा है। इस बार जियान इस आवाज में इमोशंस को सेंस कर पाता है। इसमें एक्साइटमेंट छिपी हुई थी। वोर्टेक्स में से वो कम उम्र वाली आवाज फिर से बाहर आती है। वो आवाज कहती है क्या सच में। से डांटती वो भारी आवाज फिर से कहती है शट अप। आगे के शब्द होते हैं जियान के लिए। वो आवाज कहती मूर्ख लड़के, मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद पानी चर्न होने लगा था। इस वोर्टेक्स में से पानी की क्रैशिंग आवाज के साथ एक जायंट फिगर बाहर आता है। इस इनॉर्मस क्रीचर को देख के जियान की आंखें शौक से भर गई थी। वो कहते ये 3 हेडेड वाटर स्नेक है। भले ही 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक सोलोइंग पाइथन जितना खतरनाक ना हो, लेकिन तब भी एक टेरिफाइंग क्रीचर होता है। खासकर इस क्रीचर के 3 सर जिनके अपनी अलग अलग एट्रीब्यूट और पर्सनैलिटीज होती है, ये इसे और भी डेंजरस बनाते थे। जब जियान ने इसके बारे में पहली बार पढ़ा होता है वो तभी बहुत चक्का रह गया था। पानी से निकलने वाले इस कोलोसल क्रीचर की बॉडी को उन चमकते हुए स्केल्स ने ढक के रखा होता है। जब उन 3 सरों में 6 आंखें जियान को एक साथ देखती है, जियान को अंदर से टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है। उसे महसूस होता है कि वो स्पेस को डैमेज भी नहीं कर सकता, हराने की तो बात ही छोड़ो। स्पेशली इसके तीनों सरों में से बीच वाला सर बहुत ज्यादा फेरोशियस लग रहा था। इसके ऊपर थे 7 निशान जो इंसानों के 7 स्टार 2 एम्पर के लेवल के निशान ही होती है। ये अप्रोच कर रहा होता है 8 स्टार 2 एम्पर लेवल को। इसके राइट हेड में भी 7 मार्किंग्स होती है जो 7 स्टार 2 की स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करती है। बस इस वाले सिर का ऑरा थोड़ा जेंटल था। वहीं पर अगर बात करिए इसके सबसे लेफ्ट वाले हेड की तो उसकी आंखें भी बंद होती है। ऐसा लगता है उसके अंदर जिंदगी मौजूद न हो। बीच वाला सर पैनी आवाज में कहता है लड़के मर जाके। वो कोलोसल क्रीचर सीधा जियान की तरफ आगे बढ़ गया था। जियान को राइट वाला हेड चेतावनी देता है। वो कहता है केयरफुल। बस उसके मुंह से आवाज भारी आ पाई थी तभी वो कोलोसल क्रीचर उस इनविजिबल बैरियर से टकरा गया था जो उस पवेलियन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बैंग 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 की आवाज के साथ उस इनविजिबल बैरियर में रिपल्स बनती हैं, लेकिन वो टूटने के साइंस को शो नहीं कर रहा था। ये देख के वो बीच वाला हेड गुर्रा के बोलते लड़के। उसकी आंखें एक्सट्रीमली फियर्स होती हैं। बस उसके लिए अफसोस की बात ये होती है कुछ और अटेम्प्ट्स के बाद भी वो उस बैरियर का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ये देख के जियान कहता है मुझे लग ही रहा था। जियान के चेहरे की स्माइल को देख के वो बीच वाला हेड और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है लड़के तेरा घमंड तुझे ले डूबेगा। फिर उस बीच वाले सर के मुंह से कुछ चैंटिंग की आवाज बाहर आती है। जब एंशिएंट लैंग्वेज उसके मुंह से बाहर आई थी, जियान फील करता है कि इस इनविजिबल बैरियर की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। ऐसा लगता है कोई चीज इसकी पावर को खींच रही हो, और ये उसके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी क्योंकि एक्शन लेना जरूरी था। जियान निकालता है हैप्पी जॉन रूलर को। वो कहता है बहुत हो गया। तभी राइट वाला हेड उसे चेतावनी देता है इंसानी लड़के तुम्हें केयरफुल रहना होगा। मेरा बड़ा भाई इस बैरियर को तोड़ना चाहता है और जैसे ही बैरियर टूटेगा तुम अपने ऊपर हो। लेकिन चिंता मत करो, मेरे बिग ब्रदर की स्ट्रेंथ बस 8 स्टार 2 एम्पर के मिड स्टेज पे है। जब राइट वाला हेड बीच वाले की सारी पोले खोल रहा था, उस 3 हेडेड स्नेक के बीच वाला हेड चिल्ला के बोलता है साइलेंस। ये सुन के वो राइट वाला हेड अपना मुंह फुला लेता है। वो क्यूट सी आवाज में कहता है ठीक है मैं अब नहीं बोलने वाली। इन दोनों का से वर्ताव करते हुए देख जियान फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन दोनों फील कर रहा होता है। वो कहता है क्या ये पागल हो गए हैं, इन्हें यहाँ पे कैद हुए इतना लंबा समय हो चुका होगा, और जब मैं इन्हें बाहर ले जाने की बात कर रहा हूँ तो ये मुझे अपना जानी दुश्मन क्यों समझ रहे हैं। बैरियर की स्ट्रेंथ जैसे जैसे कम होती है, जियान की सेंस ऑफ अर्जेंसी और बढ़ती जाती है। वो सर्कुलेट करता है अपनी दुकी को, और जिस टेक्निक का यूज किया गया था वो थी ग्रेट हेवन फॉर्च्यून पाम। जियान की हथेली के
साथ ही एक बड़ा सा पाम अटैक सामने मेटेरियलाइज होता है। बट जैसे बैरियर के बाहर गया था उस कोलोसल बीस्ट से टकराते इसमें बस प्लॉप की आवाज बाहर आती है। ऐसा लगता है इसने बस उसे खुजली करी होगी। ये देख के राइट वाला हेड हंस के बोलता है, ही इंसानी लड़की, क्या तुझे नहीं पता है कि हम 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक की बॉडी अपनी वाटर एट्रीब्यूट की वजह से बहुत रेजिलिएंट होती है। अगर तुम्हारे पास सेलेशियल लेवल की टेक्निक्स नहीं है तो हमें नुकसान पहुंचाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये सुन के जियान की आंखें नैरो हो गई थी। वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है तो फिर ये लो। उसने एक्टिवेट किया था सोल डिवॉरिंग टेलिस्मैन को। सोल डिवॉरिंग टेलिस्मैन की ब्लैक एनर्जी जियान की रूलर से लिपटने लगती है। एट द सेम टाइम लोंगी ने भी अपनी स्ट्रेंथ को अनलीश कर दिया था। जब ये दोनों पावर हैवी रूलर से लिपटती है रूलर का ऑरा एकदम खतरनाक हो जाता है। फिर जिया ने कर दिया था रूलर को सामने से स्लैश। ये अटैक जिसमें ब्लैक एनर्जी और रेड फ्लेम होती है, इसे देख के ज़रूर वाटर स्नेक की आंखें भी श्रिंक हो जाती हैं। वो 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक जियान की राइज हुई अचानक से इस पावर को देख के शॉक हो चुका होता है। वो राइट वाला हेड अपनी क्यूट आवाज में कहता है, आखिर ये किस तरीके की पावर है। नेक्स्ट मोमेंट में बूम की आवाज के साथ ये अटैक उस 3 हेडेड स्नेक से जाके टकराता है। एक पल के लिए फ्लेम्स ही फ्लेम्स दिखाई देती है, लेकिन असल में फ्लेम्स तो एक डिस्ट्रैक्शन थी। असली डैमेज पहुंचाने वाली चीज सोल ईटर टेलिस्मैन की एनर्जी होती है। इस अटैक की वजह से उस फ्लेम को पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि अब ये बीस्ट सेंस करता है कि उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो जियान से कहते हैं, लड़के तेरा हमारा विरोध करना बिल्कुल व्यर्थ है। जैसे ही हम इस पवेलियन के रेस्ट्रेंट को तोड़ते हैं तो हमसे बच नहीं पाएगा, क्योंकि हर जगह पे स्ट्रेंथ को सुप्रीम माना जाता था। वो 3 हेडेड स्नेक्स जियान के अटैक्स को बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट समझता है। खासकर इस लीक वाटर की वजह से उसके डिफेंसेस और भी मजबूत थे। उसे नहीं लगता था कि जियान उसे नुकसान पहुंचा पाएगा। अंदर ही अंदर वो बीच वाला हेड सोच रहा होता है, मुझे इस इंसान को और भी टेस्ट करना होगा, क्योंकि भले इसने पहचान लिया हो कि हमें यहाँ पे कैद करके रखा गया है, लेकिन इतना काफी नहीं है, क्योंकि जो चीज हमें यहाँ पे बाइंड करके रखती है वो इसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। लगता है तीनों हेड्स एक दूसरे के विचारों को समझ सकते थे। ये बीच वाला हेड ये सोच ही रहा होता है, तभी राइट वाले हेड की आवाज उसके दिमाग में पहुंचती है। वो अपनी क्यूट सी आवाज में कहती है, यहाँ पे इंसानों को आए हुए काफी लंबा समय हो चुका है। मास्टर ने बोला था कि अगर कोई इस टेस्ट को पास कर लेता है तो उसे उनके मेंशन में आने का मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स बीच वाला हेड ये बोला नहीं था। वो कहता है, चलो हम इसे और टेस्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल ही रही थी। इसी मोमेंट में जिया ने अपने अगले अटैक को लॉन्च कर दिया होता है। इस बार टारगेट उसकी खोपड़ी नहीं बल्कि स्नेक के हेड के 3 इंच नीचे की जगह होती है। शुरुआत में तो बैंग की आवाज के साथ स्नेक की बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। 3 हेडेड स्नेक की परेशानी तब बढ़ती है जब वो पाता है कि फ्लेम्स ने उसके गले को पकड़ लिया है। उन 3 में से 2 सर में से चिल्लाने की आवाज बाहर आती है और स्प्लैश की आवाज के साथ ये सीधा पानी में घुस गया था, जिससे उन फ्लेम्स को बुझाया जा सके। हालांकि लेक वाटर की मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज की वजह से जियान की हेवली फ्लेम्स तो बुझ गई थी, बट जो सोल ईटर टेलिस्मैन की ब्लैक फ्लेम्स होती है उसके गले से चिपटी रहती हैं। अभी उस 3 हेडेड स्नेक की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। उसकी पूरी बॉडी विगल कर रही थी। हम उसे तेजी से लेक की और भी गहराइयों में जाते हुए देखते हैं, जैसे पानी के प्रेशर से वो फ्लेम्स बुझ सके। झील के पानी से नीचे से एक्टिविटी होने की वजह से उसकी सतह में भी कई वेव्स बनने लगी थी। ये सब देखने के बाद भी जियान काम रहता है। वो कहता है, तुम्हें अपनी एफर्ट्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मेरी फ्लेम 2 चांद से भी चिपक जाती है तो बिना मेरी परमिशन की वो भी इसे बुझा नहीं पाएगा। जैसा कि सोल ईटर टेलिस्मैन का नाम है सोल ईटर, ये फ्लेम सीधा टारगेट करती थी सोल को, और जब तक जियान रिकॉल करने की कोशिश नहीं करेगा ये फ्लेम दुश्मन की सोल पावर को चबा जाएंगी। अभी उस 3 हेडेड स्नेक के 3 सरों में से 2 सरों की 4 आंखों में काफी ज्यादा पैनिक दिखाई दे रहा था। बीच वाला सर रोर करके बोलते, आह इंसान, तूने हमारे साथ क्या किया है। उसकी बॉडी के चारों तरफ ब्लैक फ्लेम्स खतरनाक तरीके से जल रही होती है। ये बिल्कुल शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लगता है इन फ्लेम्स ने फैलना शुरू कर दिया हो। जियान देख रहा था अपनी हथेली को जिसपे वो रुइन होता है। वो कहता है, टिस्क टिस्क, ये सोल ईटर टेलिस्मैन आखिर कौन सी बला है। इसके सामने ऐसे एंशिएंट बीस्ट की भी बिल्कुल नहीं चल रही है। वो फील कर रहा था कि धीरे धीरे एक प्योर एनर्जी सोल ईटर टेलिस्मैन के अंदर जा रही है। जियान समझ जाता है कि स्नेक की सोल पावर है। अब तक उन काले रंग की फ्लेम ने स्नेक की 1% सोल पावर को निगल लिया होता है। अगर ये कुछ 10-15 मिनट तक और चलता रहता है तो 3 हेडेड स्नेक की पूरी फाउंडेशन खराब हो सकती है। जियान फिर से स्नेक के ऊपर अपनी नजरों को ले जाता है। वो कहता है, लगता है अब हमारे बीच में बातचीत हो सकती है। तीनों में से बीच वाला हेड जो कि जैसे जैसे अपने आप को संभाल पा रहा था, वो जियान को घूरते हुए बोलता है, लड़के इतने सालों में तू पहला इंसान है जो हमसे ऐसे बात कर रहा है। 3 हेडेड स्नेक की नजरें चाहे कितनी भी जहरीली हो, ये जियान को बिल्कुल प्रेशराइज नहीं कर पाते। उसके पास अभी 2 एडवांटेजेस होते हैं। एक होता है ये बैरियर और दूसरा सोल ईटर टेलिस्मैन था। जियान कहता है, लेकिन मैं उन इंसानों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें इस लेक से बाहर ले जा सकता हूँ। उस 3 हेडेड स्नेक की ब्रीदिंग अब काफी हैवी होती जा रही थी। वो जियान से कहता है, लड़के मुझे कहना पड़ेगा कि तू बहुत ज्यादा एरोगेंट है। उसकी आवाज में डिससेटिस्फेक्शन साफ तौर पर दिख रहा था। आखिर
आखिरकार उसने अपने सामने इंसानों को इतने घमंड से व्यवहार करते हुए कब देखा है। अपने तीनों हेड्स की पावर को कंबाइन करके वो एक 9 स्टार 2 एम्पर से ही फाइट कर सकता है। और तब भी समय आज ऐसा आ गया है कि एक इंसान के सामने उसे अपने सिर को झुकाना पड़ेगा। जियान भी जानता था कि अब समय आ गया सीरियस बात करने का। वो कहता है ठीक है, बहुत बात हो गई, लगता है हमारे बीच में डील हो चुकी है। मैं अब इस जगह के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। फिर मैं तुम्हें इस रेस्ट्रिक्शन के बाहर ले जाऊंगा, लेकिन तब तुम्हें उस मेंशन के पास ले जाना होगा जहाँ पे इस जगह के मालिक की इनहेरिटेंस मौजूद है। जब जियान बात करता है इस मेंशन की, उस वाटर स्नेक की बॉडी थोड़ी सी ट्रेम्बल हुई थी। वो फाइनली सर को नीचे करके बोलता है ठीक है, अगर तुम मुझे सच में इस घटिया जगह से बाहर ले जा पाते हो तो तुम्हें उस मेंशन तक ले जाने में मुझे क्या परेशानी होगी। तक तो बोल रहा होता है काफी डोमिनेंट तरीके से, लेकिन आगे के शब्द उसके रिक्वेस्ट से भरे थे। वो कहता है उससे पहले तुम प्लीज इस फ्लेम को वापस ले लो। भले मैं से डरता ना हूँ, तब भी अगर ये चीज मेरे शरीर से ज्यादा समय तक लिपटी रहती है तो ये मेरी सोल को डैमेज कर देगी। इसके जवाब में जियान आंखें नैरो करके बोलता है मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, जिस तरीके से ये फ्लेम तुम्हें एक बार ट्रैप कर सकती है, मेरे लिए वो काम दोबारा करना मुश्किल नहीं होगा। अगर मुझे लगता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो मैं अगली बार इस फ्लेम को वापस नहीं लेने वाला, और तभी तुम्हारी पूरी सोल को डिवावर कर लेगी। और ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, मैं ऐसा करके दिखा सकता हूँ। जियान की धमकी को सुन के वो राइट वाला हेड थोड़ी डरी हुई आवाज में कहता है तुम आखिर इतने फियर्स क्यों हो रहे हो? मैंने तो कुछ समय पहले तुम्हें बिग ब्रदर की कमजोरी बताई थी और अब तुम हो। इससे पहले वो और कुछ बोल पाता, बीच वाला सर उसे घूरने लगता है। वो गुर्रा के बोलता है शांत हो जाओ, तुरंत वो प्यारी सी आवाज वाला सर पीछे हो गया था। वो अपने सर को नीचे झुका लेता है। वो बीच वाले सर ने फाइनली बोलता है मैं तुम्हारे टर्म्स को एक्सेप्ट करता हूँ। बीच वाले सर ने तुरंत ही अपनी 3 हेडेड वाटर स्नेक की ब्लड लाइन पे जियान को ओथ दी होती है। इस बीच की कसम को सुन के जियान भी रिलीफ फील करने लगा होता है। आखिरकार मैजिकल बीच के लिए उनकी ब्लड लाइन सबसे आगे होती है। जियान कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो शुरू किया जाए। उसने सोल ईटर टेलिस्मैन वाले हाथ को आगे किया था, तुरंत ही उसके हाथ में से सक्शन फोर्स इरप्ट होती है। इस स्विच की आवाज के साथ उस 3 हेडेड स्नेक की बॉडी में से सारी फ्लेम को वापस खींच लेती है। साथ में आई थी एक सोल पावर जिस पे जियान ध्यान नहीं देता। राइट वाला हेड बोलता है इसकी किस तरीके की स्किल है, ऐसी स्ट्रेंथ, मुझे लगता है इसकी रैंक कम से कम सेंट रैंक की होगी। जियान कहता है ठीक है, अब तुम्हारी बारी है, मुझे सबसे पहले इस जगह के बारे में बताओ और ये भी बताओ कि तुम्हें यहाँ पे क्यों इम्प्रिजन किया गया है। पहले जियान शांति से बोल रहा हो तभी उसके हाथ का वो रून लगातार ग्लो करता रहता है। वो किसी भी समय एक्शन लेने के लिए तैयार था। वो बीच वाला स्नेक हेड बोलता है सबसे पहले मैं इंसान के फॉर्म को लेता हूँ क्योंकि तब बातचीत करनी आसान होगी। फिर जियान की आंखों के सामने वो स्नेक धीरे धीरे श्रिंक होने लगा था। इसका आकार और भी छोटा होता जाता है और एंड में जाके 3 फिगर्स में ट्रांसफॉर्म हो गया था। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के जियान की आंखें सरप्राइज से भर गई थी। आखिर ये कोई सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन और रिबिल्डिंग इसमें खतरनाक लेवल की पावर लगती है। कम से कम दोशियन या फिर उससे नीचे वाले मैजिकल बीस्ट तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। इस वजह से 3 हेडेड वाटर स्नेक का ट्रांसफॉर्म होना एक खतरों से भरा होता है। उस रोशनी के गायब होने के बाद जिस फिगर पे जियान का ध्यान गया था वो एक ग्रेसफुल वुमन होती है। इस लड़की ने 2 चोटी कर रखी थी और इसमें से एक मासूमियत से भरी वाइब आ रही होती है। दूसरा फिगर होता है ब्लैक रोड मैन। इसकी वो पेनी पेनी शिकारी ऐसी आंखें जियान को भी चिल फील करवाती हैं। आखिरी फिगर होती है एक और वुमन जो उस व्यक्ति के हाथों में थी। यह भी किसी गुड़िया की तरह लग रही होती है। इसमें जियान को कोई भी लाइफ का ऑरा सेंस नहीं होता, लेकिन इसके चारों तरफ जो यूनिक ऑरा होता है वो इसकी आइडेंटिटी के बारे में साफ बता रहा था। वो फिगर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते लड़के मेरा नाम है स्नेक पनिशमेंट और यह है मेरी सिस्टर स्नेक स्पिरिट और स्नेक जेड। पवेलियन के अंदर खड़ा जियान कुछ अनयूजुअल नोटिस करता है। वो पाता है कि भाई लेक की सरफेस वही सेम हो, तभी इन दोनों को उस पर चलने में बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही थी। लगता है इन दोनों को इतना सरप्राइज नहीं किया जा रहा है। स्नेक पनिशमेंट के बगल में चल रही वो लड़की अपने कदमों को थोड़ा तेज करके जियान के पास थोड़ा और जल्दी आ जाती है। वो अपनी चुलबुली आवाज में कहती है हे मेरा नाम है स्नेक स्प्रेड और तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तुम आए कहाँ से हो और क्या बाहरी दुनिया मजेदार है? इतने सारे सवालों को सुन के जियान के माथे पे ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। वो पीछे उसका भाई डांटते हुए बोलते लिंग लिंग तो अपनी चैटर थोड़ी बंद करके रखो, हमें और भी जरूरी चीजों में फोकस करना होगा। ये कह के वो देखता है उस लड़की को जो कि उसके हाथ में होती है। जिस मोमेंट में उसकी आंखें इस बच्ची के ऊपर गई थी उस बंदे की फियर्स आंखें सॉफ्ट हो जाती हैं। वो स्नेक स्प्रेड भी अपने भाई को दिलासा देती हुए बोलती है ब्रदर ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन स्नेक पनिशमेंट तब भी अपने आप को कोसता है। वो कहता है ये मेरी गलती है। कुछ और पलों तक शांत रहने के बाद वो अपने फोकस को शिफ्ट करता है जियान के ऊपर। स्नेक पनिशमेंट कहता है लड़के अब मैं तो ये सब कुछ बताता हूँ। उसकी नजर अपनी बहन के ऊपर भी जाती है। वो कहता है लिंग लिंग तुम्हें भी अब कुछ सच्चाइयां जाननी होंगी। अभी जियान का चेहरा भी काफी सोलम हो चुका होता है। वो कहता है सीनियर प्लीज आगे बढ़िए। बस यहीं से शुरू होती है एक पुरानी कहानी। स्नेक पनिशमेंट के एक्सप्रेशन अभी डार्क हो चुके थे। उस बच्ची स्नेक स्पिरिट से बोलते लिंग लिंग क्या तुम्हें पता है जब हम इस जगह
जगह पे आए थे तो हमें यहाँ के मास्टर ने कैप्चर करके यहाँ का गार्डियन बना दिया। खैर इससे पहले हम कहानी में घुस जाएं, मुझे लगता है हमें इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टोरी को तो जान ही रहे होंगे, साथ में हमें मालूम पड़ने वाले हैं बहुत सारे राज। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, इनसे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर इस एपिसोड से लेके आपके पास कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट्स में डिस्कस करना बिल्कुल मत भूलना, जैसे हमें भी आइडिया मिले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हमने इमोर्टल गॉड्स या उससे हाई लेवल के मेंबर्स के लिए एक और एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। दिवाली वगैरह के बाद हम फाइनली अब रिकवर कर पा रहे हैं और फिर से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम आपके लिए लगातार कंटिन्यूटी को बरकरार रख सकें। ऐसा करना मैं इसलिए जरूरी समझता हूँ क्योंकि नॉर्मल मेंबरशिप वगैरह को तो ऑलमोस्ट सब अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो हमें सच में दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं रिटर्न में उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। वैसे प्लान्स तो और भी काफी है, बस उन्हें इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग चल रही है। अगर हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।